हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आदिकालीन हिंदी साहित्य के वर्गीकरण पर चर्चा करूंगी। जिस तरीके से मैं क्विक रिवीजन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चला रही हूं, आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, मुझे आशा है। लेकिन अगर आप लोग क्विक रिवीजन में आप इन रचनाओं को दोबारा से दोहराने का प्रयास करेंगे तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो भी टॉपिक है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। इसमें जो आदिकालीन हिंदी साहित्य था उसके वर्गीकरण में कौन कौन से टॉपिक थे। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चौथा चारणीय रासु साहित्य, पांचवा लौकिक साहित्य और जो छठवां था वो गद्य साहित्य। अब ये आपको आदिकालीन हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के जो टॉपिक्स हैं वो याद रखने हैं, जिससे अगर मिक्स होकर रचनाएं आपके पेपर में आती हैं कि निम्न में से बताइए आदिकालीन हिंदी साहित्य की रचना है, तो उसमें इनमें से आपकी रचनाएं हो सकती हैं और अदर रचनाएं भी हो सकती हैं। तो अगर आपको आदिकालीन हिंदी रचना जो पता होंगी, हिंदी साहित्य जो पता होंगे, तो आप इजीली आंसर को फाइंड कर पाएंगे। अगला आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपको अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचनाएं छांटनी होती हैं और जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं वो रचनाएं भी छांटनी होती हैं। आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं, जिन आदिकालीन रचनाओं पर अपभ्रंश का प्रभाव है वो रचनाएं कौन कौन सी हैं वो आपको याद होना चाहिए। पहला सिद्ध साहित्य, इस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। नाथ साहित्य, श्राप का चार, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मी रासो, राउल बेल, जिसको राउल बेल को हम गद्य पद दोनों में ये लिखा गया है, जिसको हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसी कौन सी रचना है जो चंपू काव्य के नाम से जानी जाती है, तो आपको राउल बेल में निशान लगाना है। इसमें नक्सिक वर्णन भी किया गया है और ये रचना गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। तो जब कोई रचना गद्य और पद दोनों में रची जाती है तो उसको हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। अगला है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसके बाद एक रचना और है वर्णरत्नाकर, ज्योतिष ठाकुर की है ये रचना। तो जो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं वो आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्राप का चार, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मी रासो, राउल बेल, उक्ति वित्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ये रचनाएं हिंदी साहित्य में अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं और जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक आदिकालीन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव था वो रचनाएं हमने पीछे देखी। अब जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। खुमार रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जयचंद्रिका, चंद्रमाला रास, स्थूल भद्रास, रेवंत गिरिरास, बसंत बिलास और लास्ट आपकी है खुसरो की पहेलियां। ये रचनाएं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं हैं, तो आपको मुक्त हिंदी रचनाएं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हो उनको अलग तैयार करना है और जिन रचनाओं पर अपभ्रंश का प्रभाव है उनको अलग तैयार करना है। मिक्स करके क्वेश्चन ये किसी भी एग्जाम में ऑलवेज पूछा ही जाता है। अब अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं सिद्ध साहित्य का विकास। सिद्ध साहित्य का जो विकास हुआ उसको हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं, जो भगवान बुद्ध आप लोग जानते होंगे। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी थी। अब बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो जाती हैं, महायान और हीनयान। महायान को जो अगली शाखा होगी जिसको मंत्रयान या वज्रयान के नाम से जानते हैं, और वज्रयान ही आगे चलकर सहजयान के नाम से जाना जाता है और सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं जो सिद्ध साहित्य से संबंधित है। अगला सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पर चर्चा करते हैं। सिद्ध साहित्य होता क्या है? मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन्होंने मंत्रों को सिद्ध करने का काम किया है उसको हम सिद्ध साहित्य के नाम से जानते हैं। अब सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में देखते हैं, समय सीमा पर भी चर्चा करेंगे। पहले आपके जो सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं वो सरहपा हैं। इनका समय 769 ईस्वी है। इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश और चर्या गीत कोश हैं।
ग्रंथों की इनकी संख्या 32 है और ये सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चारों जो मैंने फैक्ट आपको बताए, चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। अगले जो आपके कवि हैं वो शबरपा हैं। इनका समय 780 ईस्वी है। गुरु सरहपा हैं। ये शबरपा जो है वो सरहपा के शिष्य हैं। इस तरीके से सरहपा गुरु और शबरपा शिष्य। ग्रंथों की संख्या इनकी 26 है। अब जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं वो देखते हैं। चर्यापद, चित गुहा गंभीराय, महामुद्रा वज्रगीति, शून्ता दृष्टि, ये शबरपा जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगले तीसरे राइटर हैं लुइपा, जिनकी समय सीमा है 769 से 809 ईस्वी। सबसे ऊंचा स्थान 84 सिद्धों में लुइपा का माना जाता है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इससे भी प्रश्न आपका पूछा गया है। प्रमुख शिष्य हैं लुइपा के दारिकप्पा और डोंगीपा। रचनाएं हैं अभी समय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत भी समय और लुइपाद गीत का। ये आपकी जो 5 रचनाएं मैंने बताई हैं वो लुइपा जी की हैं। और अगले जो राइटर हैं डोंगीमप्पा, ये हैं। इनकी समय सीमा जो है 840 ईस्वी है। गुरु इनके विरूपा हैं। ग्रंथों की संख्या 21 है। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। डोंबी गीत का इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। नांद बिंदु द्वारे योगाचर्या इनकी दूसरी रचना है। अक्षर दिकोपदेश ये इम्पोर्टेंट है और डोंबी गीत का ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है। अगले जो राइटर हैं वो आपके हैं काणपाद। इनकी समय सीमा 820 ईस्वी है। ग्रंथों की संख्या 74 है। गुरु इनके जलंधर है। गुरु कौन है? जलंधर। ये अब अगले जो आपके कवि हैं वो हैं कुकुरिपा। गुरु हैं इनके चरपटिया। और टिप्पणी जो इन्होंने टिप्पणी मैं बता रही हूँ, इन्होंने क्या लिखा है? चर्यापद लिखा हुआ है इन्होंने। और सिद्धों की जो चर्यापद क्या है? सिद्धों की व्यवहार संबंधी इसमें रचनाएं लिखी। इंपॉर्टेंट है आपका टिप्पणी चर्यापद। चर्यापद में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है? सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचनाओं को चर्यापद में रखा गया है। 84 सिद्धों में कुछ महिलाएं भी हुई। महिलाओं के नाम देख लीजिए आप लोग। सिद्धों की महिला योगिनी में मेघलपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा और कनकलापा, ये 4 महिलाएं हुई हैं जो 84 सिद्धों में 4 योगिनी मानी जाती हैं। आई होप मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आज चर्चा की है आप लोगों के साथ। आप लोगों को वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा।